अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज जब हम इस प्रोग्राम के लिए स्टूडियो में बैठे हैं लाइव प्रोग्राम पे, जब हम गुज़श्ता हफ्ते में एक ताराना निगाह डालते हैं तो उस ताराना निगाह में हमें सियासत के अलावा कोई चीज़ भी नज़र नहीं आती। सियासत की हरारत और सियासत की गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मईशत को उसने मोम की तरह पिघला कर रख दिया है। मईशत इस वक्त जिस तरह ज़ेरे बार है और मुल्क, दुनिया के जो भी मुल्क होते हैं, ताकत से ताकत तरीन मुल्क, जब तक मईशत मजबूत ना हो तो ना सियासत सही होती है ना मुल्क मजबूत होता है। लेकिन हमारे यहाँ उल्टी गंगा बहती है। हमारे यहाँ उल्टी गंगा इस तरह बहती है कि हम सियासत की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं और मईशत की तरफ तवज्जो हमारी कम होती है। यही सूरत हाल गुज़श्ता हफ्ते में रही। लेकिन एक थोड़ा सा जो हमारे पास एक बेहतरी नज़र आई कि गुज़श्ता दिनों जो है वो नए आर्मी चीफ़ की नामजदगी के बाद, जो कि तमाम सियासी जमातों की मुशावरत से उस नाम पर इत्तफाक हुआ, जिसकी वजह से हम ये समझ सकते हैं कि मुल्क में सियासी जो बालिग नज़री है वो आ गई है और अब थोड़ा बहुत जो है तनाव कम नज़र आता है। लेकिन अब 26 नवंबर को जब पिंडी से में जुलूस पहुंचेगा पीटीआई के लॉन्ग मार्च का, तो उसके बाद क्या सूरत हाल होगी नहीं पता। लेकिन मुआशी तौर पर पूरे पाकिस्तान में, पूरे मुल्क में ये अफवाह है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने के करीब जा रहा है। और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की किसी को फ़िक्र नहीं है, सबको फ़िक्र अपनी कुर्सी की है, अपनी सियासत की है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता है तो किसका नुकसान होगा। ताजिर और सनतकार चीख रहे हैं कि उन्हें डॉलर नहीं मिल रहे, बरामदात के लिए डॉलर नहीं है, दरामदात के लिए डॉलर नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ जाने से कौन रोक सकता है। अल्लाह ना करे हमारे मुंह में खाक कि ऐसा कुछ हो, लेकिन हमारी सियासी जमातों को कोई फ़िक्र नहीं है। हमारे ताजिर और सनतकार जो कि बरारास्त मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं, उन्हें बड़ी फ़िक्र है और वो इस हवाले से अपने बयानात गाहे बेगाहे वो देते रहते हैं। आज यही इस प्रोग्राम दर हकीकत में हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि दर हकीकत मसाइल क्या हैं। आज इस प्रोग्राम को जिन मेहमानों ने रौनक बख्शा है उनसे मैं आपका तारुफ करवाता चलूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मेरे पहले मेहमान है जनाब जावेद बलवानी साहब। जावेद बलवानी साहब जो है चेयरमैन है और पाकिस्तान अप्रैल फोरम के। थैंक यू फॉर कमिंग। और मेरे ख्याल है कि काफ़ी अर्से के बाद आए, पहले भी आते रहे हैं ये। मेरे दूसरे मेहमान हैं रऊफ़ इब्राहिम साहब। इन्हें आप हम हमेशा प्रोग्राम में देखते रहते हैं, काफ़ी शोलबिया हैं और अच्छी बातें करते हैं और लगी लपटी के बिना। ये हैं जनाब सदर हैं ऑल कराची होलसेलर्स ग्रोजर्स एसोसिएशन के। थैंक यू रफ़ी इब्राहिम साहब, बड़ी मेहरबानी। तीसरे मेहमान है मेरे जनाब फैसल हमीद साहब। फैसल हमीद साहब को भी मेरे प्रोग्राम में आपने देखा होगा और ये तिजारत के साथ साथ समाजी कारकुन भी है। ये वेलफेयर का काम भी बहुत करते हैं साथ साथ। तो लेकिन बहरहाल आज हमने चूँकि प्रोग्राम दर हकीकत एक बिज़नेस ओरिएंटेड प्रोग्राम है, तो इसमें हमने इनको एक मुआशी तज़ियारकार के तौर पर यहाँ मदऊ किया है जनाब फैसल हमीद साहब को। थैंक यू फैसल हमीद भाई। थैंक यू सर, थैंक यू। ये तीनों मेहमान यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर हम छोटी सी रिपोर्ट देखेंगे, रिपोर्ट के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। मुल्क में इस वक्त सियासी तौर पर हिजानी कैफियत है, लेकिन नए आर्मी चीफ की नामजदगी के बाद सियासी हरारत में थोड़ी कमी वाक़ई हुई है। हैरत अंगेज बात यह है कि सियासी जमातों को नए इंतखाबात की तो फिक्र है, लेकिन मुल्क मुआशी तौर पर डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, इसकी फिक्र किसी को नहीं है, जिसकी वजह से मईशत कमजोर से कमजोर होती जा रही है। डॉलर नापैद है, जिसके बायस दरामदात के लिए डॉलर ही दस्तियाब नहीं है। मुल्क में कायम तकरीबन सनतें खाम माल बैरून मुल्क से दरामद करती हैं, जिन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। अगर खाम माल के आने में ताखीर हुई तो मुल्क में मसनूआत तैयार करने वाली तमाम सनतें बंद हो जाएंगी। तलब और रसद में फर्क आने के बायस महंगाई में बेतहाशा इजाफा हो सकता है, जिनमें ग़िज़ाई अजनास और फार्मास्यूटिकल का शोबा शदीद मुतासर होने की भी खदशात हैं। दूसरी जानिब मुल्क में कायम बरामदी सनतें तवानाई के बहरान के बायस बंद होने के करीब हैं। SSGC की जानिब से सनतों को 3 माह के लिए गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी गई है, जिसके बाद बाज एक्सपोर्टर्स लकड़ियों को जलाकर अपने बॉयलर चला रहे हैं। बिजली बनाने वाली कंपनीज को भी तयशुदा मिकदार से बहुत कम गैस फराहम की जा रही है, जिसके नतीजे में सर्दियों में भी बेतहाशा लोड शेडिंग के खदशात हैं। नेज बिजली बनाने वाली कंपनियां फर्नेस ऑयल के इस्तेमाल के बाद सार्फिन को फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर बिल्स भी बढ़ाकर भेजेंगी, जिसकी वजह से शदीद अवामी रद्द अमल का सामना करना पड़ सकता है। जबकि अभी सर्दियों की शुरुआत है, लेकिन घरों में भी गैस की लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है। अवाम में शदीद बेचैनी और गमो गुस्सा पाया जाता है। नाज़रीन, आपने एक रिपोर्ट देखी और इस रिपोर्ट को अहाता करते हुए हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक हमारी मजबूरी है कि हम एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेना। कमर्शियल ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे तो अपने मेहमानों के साथ तसल्सल के साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे। साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम देखिए हम दोबारा हाजिर हैं। मैंने वक्फे में जाने से कबल अपने मेहमानों का तारुफ भी कराया था कि अब जावेद बिलवानी साहब मौजूद हैं हमारे साथ, रऊफ इब्राहिम और फैसल हमीद। हम जावेद बिलवानी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जावेद बिलवानी साहब, क्या सूरत हाल है? किस चीज़ की भाई? आपकी सूरत हाल ये है कि आप लोग बिजली ना होने की शोर कर रहे हो, गैस ना होने की शोर कर रहे हो, आप कहते हो अमन ठीक नहीं है, डॉलर नहीं है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, बरामदात नहीं हो रही है, क्या मसला क्या है? मैं आपसे एक सवाल करूं, पाकिस्तान में क्या चीज़ सही है? हम सही हैं, एक चीज़ बता दें, ये सही है। हम सही हैं। मैंने तो 20 साल से ढूंढ रहा हूँ क्या चीज़ सही है। हम सही हैं मुझे ना? कोई चीज़ सही नज़र ही नहीं आती। नहीं, हम सही हैं। इंसान को खुद सही नजर आना चाहिए तो सब कुछ सही नजर आएगा। देखिए, बहुत सारे मसाइल हैं, हाँ। एक मसाइल नहीं। सर 70 सालों से इन्हीं मसालों को सुन रहे हैं। 70 साल नहीं, पिछले 45 साल से मसाइल बढ़े। उससे पहले पाकिस्तान जो है वो सही डायरेक्शन में था और बहुत अच्छे डायरेक्शन में था, और पाकिस्तान को उस वक्त दुनिया के कई कंट्री फॉलो करते थे। 70 के दहाई के बाद से पाकिस्तान में मसाइल शुरू हुए। तो पाकिस्तान 70 के बाद से जो पाकिस्तान में मसाइल शुरू हुए हैं, वो पाकिस्तान ने यू टर्न लिया है और फिर कंटिन्यू नेगेटिव ग्रोथ है। और जो उस वक्त बन गया था पाकिस्तान में चीज़ें, उसकी वजह से आज तक चल रहा है। उसकी अगर वो चीज़ें नहीं बनी होती तो शायद कहानी मुक जाती। चले जी, आप चले रहे हैं तो उसको पता ही है कि ये चलते चलते बता दीजिए कि 70 की दिहाई के बाद आर्मी की हुकूमत भी आई, सियासतदान भी आए, सब आए ना, तो किसी ने कुछ डिलीवर कुछ भी नहीं किया, कुछ डिलीवर नहीं किया। जब लेकिन हर हुकूमत में आप जब हुक्मरानों से बात करते थे और आप देखिए, वो तो फोटो सेशन होते थे, लेकिन मसाइल नहीं होते। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ट्रेड लीडर्स के अंदर जो हैं फोटो सेशन वाले लीडर ज्यादा हैं और सही बात करने वाले बहुत कम है, बहुत मुख्तसर लीडर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस तरह गवर्नमेंट डिपार्ट के अंदर अच्छे लोग बहुत मुख्तसर से रह गए और सियासतदानों में भी अच्छे सियासतदान बहुत मुख्तसर से रह गए। आप कहते हैं कि जिस जगह नजर डालें वहां अच्छे लोग ढूंढने से मिलते हैं, लेकिन हैं बहुत मुख्तसर से हैं, इसकी वजह से दुनिया कायम है। ठीक है जी, आप कहते हैं कि गैस नहीं है। मेरे पास SSGC ने एक प्रेस रिलीज भेजी, उस प्रेस रिलीज के मुताबिक ये था कि 15 नवंबर से 15 फरवरी तक आपको हर साल गैस नहीं मिलेगी, और इस पर आप एग्री थे, तो फिर आप लोग क्यों शोर कर रहे हैं? देखिए, ये आपको उस प्रेस रिलीज के हवाले से बात कर रहे हैं। SSGC के अंदर जो इस वक्त स्टाफ बैठा हुआ है, उनसे ज्यादा SSGC के बारे में हम जानते हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो नए नए आए हैं सारे। ठीक है, और हमें SSGC से हमारा जो ताल्लुक है, मेरा खुद का कोई 35 साल से ताल्लुक है। बेशक 1986-87 से SSGC में मैं आ रहा जा रहा हूँ। साइट एसोसिएशन के हवाले से, साइट एसोसिएशन के हवाले से, इंडस्ट्री के हवाले से, आई नो वेरी वेल। बल्कि इवन बीच में एक मीटिंग के अंदर इन्होंने बात की, हम एफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं। मैंने बोला, साहब आपको मालूम है SSGC के अंदर 25 साल पहले एक एफिशिएंसी का डिपार्ट बनाया गया था और बाकायदा वो फैक्ट्री वालों को फ्री सर्विस देता था। तो सब स्टाफ एक दूसरे का मुंह देख रहा था। एक स्टाफ पुराना बेटा था, बोला ये बिलवानी साहब सही कह रहे हैं। आप सोचें, किसी को भी नहीं मालूम था जो टॉप लेवल के, तो उनसे ज्यादा हम जानते हैं, 100% हमारा ताल्लुक बिल्कुल सही है। देखिए, ये एग्रीमेंट और ये बातें, ये सब पहले से जब हमारे को लोड दिया और जब हम लोड बढ़ाते थे तो खुश होते थे हमारे से, सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगते थे, हम दे देते थे। कभी हमको ये नहीं कहते थे कि आपका सैंक्शन लोड आपने नहीं बढ़ाया, क्योंकि ये चाहते थे कि ग्राहक आया हमसे गैस खरीद रहा है और हमको पे मास्टर है, पेमेंट करता है टाइम पे, और यहाँ लाइन लॉसेस भी नहीं है इंडस्ट्री के लाइन में, अच्छा इंडस्ट्रीज की सप्लाई में। और सबसे पहला कस्टमर पाकिस्तान में जब गैस दरियाफ्त हुई तो सबसे पहले इंडस्ट्री को ही दी गई। बिल्कुल सही। और उस वक्त के स्टेटमेंट्स हैं गवर्नमेंट के कि सिर्फ ये इंडस्ट्री को एनर्जी दी जाएगी। अयूब खान के दौर की बात है, अयूब खान के दौर में। फिर उसके बाद एक गवर्नमेंट आई, उसने अपने पॉलिटिकल माइलेज के चक्कर में डोमेस्टिक में दी, और जब डोमेस्टिक में देनी शुरू की, ये समझ लो इस मुल्क की बदकिस्मती शुरू, तबाही शुरू हो गई। तबाही शुरू हुई। इससे पहले बर्शियन के सिलेंडर LPG के चलते थे, जिसके बाद फोन गैस आ गया था, अपने घर में यूज करते जी थे। बिल्कुल सही। तो अब देखें, पाकिस्तान की ओवरऑल कंडीशन बहुत खराब है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूं, ये मेरे साथ बैठे हैं सब मार्केट के लोग हैं, कि मार्केट में अगर किसी एक दुकानदार या किसी एक कंपनी की आवाज लग जाए कि ये जुए में पैसे हार गया या ये डिफॉल्ट हो रहा है,
उससे ना कोई माल खरीदेगा ना कोई माल बेचेगा। है, बिल्कुल बिल्कुल कि सही। मैं सही कह रहा हूँ, ये पूछ लो, कोई भी आदमी हो। ये गुडविल होती है, एक इंसान हाँ, की अपनी गुडविल है। आदमी की यही साख्त होती है और यही वैल्यू होती है। बिल्कुल। तो जब एक दफा आपकी आवाज लग जाए और आपके मुल्क के लीडरान कह रहे हो, आपके मुल्क का मीडिया कह रहा हो, फिर उसके बाद आपके मुल्क की आवाम कह रही हो कि मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है, डिफॉल्ट हो रहा है, ये अफवाह नहीं है। यार तो आप मुझे ये बताएं उस मुल्क से कारोबार कौन करे? आपकी बात दुरुस्त है। आप एक मतलब कि एक पहुंचे हुए मतलब अच्छे ताजर हो। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, साइटेशन चेयरमैन है, BMG के आप वाइस चेयरमैन है, आपकी पहुंच ऊपर तक है। क्या समझते हैं हकीकत बात है कि डिफॉल्ट होगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारा ट्रेड जो है वो डेफिसिट है, वो तो हमेशा ही रहा है ना, हर बंदा जानता है। ये तो हमेशा से रहा है। मगर हमारे नखरे जो हैं वो बिलियनर जैसे हैं। Billions। हमारे गवर्नमेंट के, हमारी अवाम आवाम के, के, हमारी ब्यूरोक्रेसी के बिल्कुल। इतने नखरे हैं जैसे हम पूरी दुनिया को खैरात दे रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं जी, जी। और सारी दुनिया में हाथ फैलाते हैं। इवन हमारी मिनिस्ट्रियों को देख लें आप, उनकी ड्रेसिंग देख लें, उनके जिस्म पे जो लवाजमात हैं वो देख लें, तो दुनिया में कहीं भी आप उनको जो पैसा देने वाला होता है ना, उसके जिस्म पे लवाजमात उससे कम होते हैं जो मांगने आए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो कभी भी हमारा मुल्क, मैं नहीं समझता कि सही हो सकता है जब तक ये हरकतें रहेंगी। नहीं, वो तो छोड़ दिया गया, कैसे सही होगा वो तो बड़ी लंबी गुफ्तगू है। तो मेरा सिंपल सी बात ये है कि आप लोग बहुत परेशान हैं। आप कहते हैं कि एक्सपोर्ट खत्म हो गई। एक्सपोर्ट कितने % कम हुई? एक्सपोर्ट देखें, यूं नहीं होता, कोई ऐसा नहीं है कि बिजली का बटन एप्टेमा आपने- ने जो अपनी प्रेस रिलीज बिजली भेजी- नहीं, मैं आपको अब सही हकीकत बात बता रहा हूँ। आपके प्रोग्राम का नाम भी दर हकीकत है, बिल्कुल। मैं हकीकत वाली बात कर रहा हूँ। एक्सपोर्ट जो है ना, ऐसे कम नहीं होती कि बिजली का स्विच ऑफ कर दिया और बंद हो गई। नहीं, ये ऑर्डर होते हैं 4 महीने 6 महीने के ऑर्डर होते हैं, वो पाइपलाइन में चल रहे होते हैं। एक गारमेंट हम बनाना है तो 4 महीने में वो पूरा गारमेंट बन के प्रोडक्शन होके फिर शिपमेंट्स होती है। तो ऑर्डर खत्म होते होते 4 महीने लगते हैं। ऑर्डर नए नहीं आ रहे, ऑर्डर नए नहीं आ रहे, जो पुराने ऑर्डर हैं जो पाइपलाइन में वही वो चल रहे हैं। ठीक है जी। नए ऑर्डर नहीं आ रहे तो उसका इम्पैक्ट अब आएगा, आना शुरू हुआ। इस महीने में थोड़ा सा है, नवंबर में और ज़्यादा आएगा, दिसंबर में और ज़्यादा आएगा, जनवरी में और ज़्यादा आएगा। आपकी एक्सपोर्ट की प्रोसेस कम हो जाएंगी, आपका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, आपकी होम रेमिटेंस कम होनी शुरू हो गई। क्यों हो रही है? तर्ज़े हुक्मरानी। ये इसी चैनल पे आके मैंने, शायद शौकत तरीन फाइनेंस मिनिस्टर था, जी जी जी, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और आपका ये सेटअप इस तरह नहीं था, वो गोल्ड राउंड टेबल हुआ करता राउंड टेबल। तो उस वक्त मैंने शौकत तरीन से कहा था कि आपको अगर होम रेमिटेंस बढ़ानी है तो आप जो है ओपन मार्केट का और इंटर बैंक का डिफरेंस कम कर दो, होम रेमिटेंस बढ़ जाएगी। बोला कैसे कम कर दो? मैंने बोला आप उनको फैसिलिटेट करो, आप उनको इनाम दो जो होम रेमिटेंस भेजता है। इन्होंने जितना कम किया इतना होम रेमिटेंस बढ़ती गई। अब जितना दूर जाएगा होम रेमिटेंस कम हो जाएगी। तो आप मुझे ये बताएं, आप जितनी ड्यूटी बढ़ा दें स्मगलिंग बढ़ जाएगी, जो बढ़ रही है। आप जितना डिफरेंस बढ़ा दें होम रेमिटेंस कम हो जाए। पॉइंट में इजाफा हो गया, सूद शरह सूद में 15 से 16% हो गया। ठीक है जी, वो तो खैर चलेंगे ही, लाजमी बात है, फिर महंगाई और बढ़ेगी। देखिए, ये यूं नहीं है, ये इकोनॉमिक्स जो पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट है ना और दुनिया का इकोनॉमिस्ट फर्क होता है। आप डेवलप कंट्री के मुल्क जो इकोनॉमिस्ट काम कर रहे हैं उनकी सोच अलग होगी, गरीब मुल्क के इकोनॉमिस्ट जो है उनकी सोच अलग होनी चाहिए। हमारे यहाँ ये कैलकुलेशन करते हैं जो मैं समझता हूँ ये गलत करते हैं। ये क्यों बढ़ा रहे हैं? कि ताकि लोग बैंक में पैसा डालें, हाँ, और सूद खाएं, जो कि अल्लाह और इसके रसूल से जंग है, और फिर मार्केट के अंदर जो है कारोबार, परचेजिंग, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इमरान खान के दौर में जो सबसे ज्यादा आई वो आई शरह सूद की वजह से। तो ये खराबी है। मैं जरा रऊफ इब्राहिम साहब से पूछा। रऊफ इब्राहिम साहब, आप भी काफी ज्यादा परेशान थे कि डॉलर नहीं मिल रहा, एक्सपोर्ट रुक गई, क्या करेंगे, क्या सूरत है? हमारी शक्ल से क्या लग रहा है? हमारी शक्ल से तो लग रहा है कि आप बड़े परेशान लग रहे हैं मुझे। देखें, बात समझें कि हमें तो अपने मुल्क को भी देखना है कि हम तो बूढ़े हो गए, जवान बच्चों ने भी बोलते हैं कि हमें यहाँ रहना नहीं है। मसाइल तो अपनी जगह खड़े हैं, लेकिन हम तो इस धरती को नहीं छोड़ेंगे, एक बात। लेकिन बिजनेस कैसे करें आप बताएं?
जब हम डॉलर इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर नहीं है। अब आप 25 दिन 30 दिन का डिटेंशन डेमरेज लगाते हैं हम, तो 5 कंटेनर पे 10 लाख, कोई 5 लाख, कहाँ से व्यापार करें, क्या करें, और ये भी श्योरिटी नहीं है कि मिलेंगे कब। अब जैसे आप देख लें, अभी जो हमारा रिजर्व है 7.90 है मेरा ख्याल है जी, देखिए और टोटल अभी टोटल 13 देखें 13.5 अरब डॉलर है टोटल। वो तो आप उसको प्राइवेट लगा, कमर्शियल बैंकों में तो जोड़ेंगे ना, कमर्शियल बैंकों में तो लेंगे ना। मान लिया 13 हो गया, हाँ, 13, लेकिन अभी 13.5 जो अरब डॉलर। पोर्ट पे जो माल पड़ा है मुख्तलिफ, अजनास की बात नहीं कर रहा, हर आइटम जो पड़ा हुआ है वो आप क्या समझ रहे हैं कितने अरब का होगा? 3 अरब से कम नहीं होगा, 3 अरब डॉलर से कम नहीं है। तो आप बताएं कि किस तरह वो अब भरोसा करेंगे जो बाहर से लोग माल भेज रहे हैं कि पाकिस्तान की ये हालत है, तो वो तो माल देने को भी तैयार नहीं है। जो आदमी देता था माल वो देने को तैयार नहीं। एलसी भी नहीं खोल पा रहे आप। एलसी तो कोई बात ही नहीं मैं कर रहा ना। तो अब मतलब आप कि अब आप ये अंदाजा लगा लें कि इस गवर्नमेंट का यह हाल हो चुका है अभी, मैं जहां तक समझता हूं कि जो पल्सीज आइटम जिसको दालें कहते हैं, जी जी, बेसिक आइटम बेसिक उस पे देखें 2% टैक्स था इनकम, उसको 3.5% कर दिया गया है। महंगाई सूरत हाल बिगड़ती जा रही है और ये अब कंट्रोल में नहीं आने वाला। कोई कह दे कि ये कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा, तो मैं अभी जो आप कहता हूं कह नहीं रहे हैं, होगा। अभी जो आप कह रहे हैं कि डॉलर की किल्लत की वजह से सारा मसला हो रहा है, तो ये 2-3 महीने के बाद तो रमजान आने वाले हैं। मैंने कहा मार्च में रमजान है, तो उससे पहले पहले तो बड़ी बुरी हालत हो जाएगी। देखें, आप कोई भी आइटम लेंगे ना, कोई भी आइटम, आप समझ लेना कि इससे आज बात मैं कर रहा हूँ तो रमजान से पहले ये तेजी आएगी, तो 20% अप हो जाएंगी चीजें। मतलब कीमतें बढ़ जाएंगी ना। जी जी बिल्कुल बढ़ेंगी, कीमतें 20 से 25% मध्य बिल्कुल बढ़ेंगी। तो शरह जो आपकी महंगाई है वो तो 50% पे चली जाएगी। देखें, दो चीजें खराब हुई हैं। अब आप शराय सूद बढ़ाते हैं ना, तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टर जो बोलता है मुझे महफूज सरमायाकारी करनी है, उसके लिए बेहतर है यही, तो वो बैंक में चला जाता है। बैंक में चला जाता अब है। उन्होंने एक बात की, जावेद भाई ने बहुत अच्छी बात की, हमारी मार्केटों में जाहिर सी बात है कि जो डिफॉल्ट करता है, जो नाम खराब होता है, उससे कोई व्यापार नहीं करता ना। तो हमारे पाकिस्तान को जब हम खुद ही अनाउंस कर रहे हैं, जब कभी इमरान खान बोलता है जी श्रीलंका हो जाएगा, कभी वो बोलते हैं जी भाई इतना % हम लग गए हैं कि भाई हम डिफॉल्ट हो जाएंगे, तो आम पब्लिक या बिजनेसमैन क्या करेगा मेरे भाई? जब अनाउंस करने वाले चंद सियासतदानों ने यरगमाल बनाया हुआ है पाकिस्तान को, और क्या हो रहा है? वो अपनी कमजोरी को खुद ही पेश कर रहे हैं दुनिया मुझे के आप सामने। बता दें, कोई अच्छा आदमी बता दें, मुझे बता दें, 2-3 ही गिनती कर लेंगे आप। अब ये जो उछल कूद करता है बंदा इमरान खान साहब, तो उसको भी सोचना है यार, ये मुल्क को तो बचा लें, अभी खेल लेंगे बाद में, सियासत भी खेलेंगे और इंतखाबात भी हो मेरे जाएंगे। ख्याल में एक अक्लमंदी का मुजाहरा तो इन्होंने ये किया कि आर्मी चीफ की तकर्रुर में कोई रोकना नहीं डाला, जो हुकूमत ने नाम दिया वो मान लिया। अगर नहीं मानते तो एक नया बहरान। देखिए, मैं आपको ये कहूँगा, मैं आर्मी चीफ को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सैयद आसिम मुनीर साहब माशाल्लाह हाफिज कुरान है, बिल्कुल। और ये रब करीम की तरफ से मैं समझता हूँ कि गॉड गिफ्टेड बात हुई है कि ये बहुत मुल्क बड़ा के लिए- साइन है, मुल्क के लिए कोई नेकनामी होगी इंशाल्लाह ताला। होगी इंशाल्लाह, मुझे तो उम्मीद है। लेकिन हमारे सियासतदान भी सोच रहे हैं ना, सियासत के लिए कि आवाम को धो दिया है। एक बार अब बताओ, 50,000 वाला भी आज भीख मांग रहा है, बोला रो भाई मेरे पास फीस भरने के पैसे नहीं है, तो मैं क्या स्कूल में पढ़ाऊं? अल्लाह अकबर। हमारा बजट हम खुद देखते थे कि हम 5 लाख में हम घर चला लेते थे। अब वो हमारी भी बोलती है ये खपे तो ये भी चाहिए वो भी चाहिए, पूरा ही नहीं हो रहा है। मतलब कि अब बात ये है कि एक हुकूमत की तरफ से सुनना है आपने और दूसरी तरफ बीवी की तरफ से सुनना है, तो मतलब देखें आप मजाक में जा रहे हैं। एक बाहर की हुकूमत, एक घर की हुकूमत, दोनों। अफसोस का मकाम, हम तो चलो सरवाइव कर जाएंगे, लेकिन आज मिडल मैन भी आदमी जो तो मिडिल मैन है कहाँ? अब एक पुअर गरीब है और एक अमीर है। देखें, एक भिखारी मिडिल है, तो खत्म हो गया, एक भिखारी रह गया, बीच वाला तो खत्म हो गया, कहानी तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन आप लोग मौजूद हैं, होलसेलर्स ग्रोसर्स एसोसिएशन सर, हम तो देखें हम भी जालिम लोग हैं, हम खुद सुधरना नहीं चाहते। ये मैं नहीं कह रहा, आप खुद और कह रहे हैं। मैं खुद कह रहा हूँ। देखिए, हमने जब तक पाकिस्तान को पाकिस्तान नहीं समझना, पाकिस्तान अपना समझते ही नहीं हम। सर, हम तो ये सोच रहे हैं, कौन करता है? मैंने एक इंडियन मीडिया में देखा कि भाई कि पाकिस्तान में जो है मजहब से लोग बहुत प्यार करते हैं, मुल्क से कोई प्यार नहीं करता। और यहाँ मुझे बता दें, नहीं, असल चक्कर ये नहीं है। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, जो घर का बड़ा होता है ना, वो जिस ट्रैक पे चल रहा होता है, बच्चे उसी ट्रैक पे बच्चे उसी पे, हमें तो क़यादत नहीं मिल हमारे रही। बड़े, हमारी जो क़यादत है ना, हमारे जो पॉलिटिशियन है या जो हमारे हुक्मरान हैं, माशाल्लाह 40-50 साल से जैसे आए हैं, वो हम सब जानते हैं। देखिए, मैं आपसे ये बोलना चाह रहा ठीक है। हूँ, मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि सियासतदान अगर मिलके एक टेबल पे मसाइल हल कर लें,
बिजनेसमैन भी तो करते हैं ना, आपस में कोई इख्तिलाफ होगा, कोई चीज होगी। जी फसेल ये हमीद क्या भाई, बात है आखिर? इन दोनों की बातों को आप किस तरह तजिया करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तो एक बिजनेसमैन भी हैं और एक फलाई इदारा भी सर चलाते हैं। मैं तो जो हमारे सीनियर्स हैं ये हमारे, और काफ़ी अरसे से ये लोग अपने बिजनेस करते चले आ रहे हैं। मैंने इनकी बातें जो सुन रहा हूँ तो मैं परेशान क्या होना। बोलूँ, क्या कहूँ मैं, कि जब मेरे सीनियर्स का ये तजिया है। मादरत के साथ ये हाल है तो मैं तो फिर यानी कि समझे कि मैं क्या चीज़ बोलूँ। असल में बात ये है सर कि मुल्क के लिए सोचना पड़ेगा सबसे पहले तो। ये कब सोचेंगे? आर्मी चीफ साहब तशरीफ लाए, मेरे हम 70 साल से हम यही कह रहे हैं, मुबारकबाद। मुझे सोचना होगा। सर अब तो यही है ना, अब क्या कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, आप ये बताएं ना। यहाँ पे सब अपनी अपनी कुर्सी के चक्करों में लगे हुए हैं ना सर। बात ये है ना, कोई ताजिर का सोच रहा है ना कोई आवाम का सोच रहा है, किसी किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं दे रहे, सही है ना। इंपोर्ट आपने जो है वो यानी कि ऐसी कर दिया, भाई बंद कर दो, आप बैन कर दो, आप टोटली बैन कर दो। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बैन कर दो, नहीं। WHO जो है सर यहाँ पे जो हाल हुआ है, आपके WTO जो है, WTO के होते हुए आप इंपोर्ट बंद नहीं कर सकते। सर नहीं कर सकते तो हाल तो वही है ना, हाल तो वही है। ऐसा नहीं आप ड्यूटी बढ़ा देंगे ना, आप उसकी। ड्यूटी नहीं, अपने ड्यूटी मुल्क ड्यूटी बड़ा करेंगे। नॉन टैरिफ बैरियर लगाते हैं। अरे नॉन टैरिफ लगा लेंगे तो आपको नॉन टैरिफ बैरियर क्या होता है? आपको IMF नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। अरे सर, नहीं, ना। खैर अरे सर मैं कह रहा हूँ रोज रोज मरने से अच्छा है, कुछ आप कुछ भी नहीं कर सकते। रोज रोज मरने से अच्छा एक दफा मार दो ना भाई। बात ये इसका इलाज देखो, सोच नहीं अच्छा है इसका मैं इलाज। एक मिनट भाई, आप जो फ्लाई काम करते हैं तो इस फ्लाई कामों में जो लोग आपको मजबूर नजर आते हैं उनकी कौन सी कैटेगरी होती है? ये कोई नई सर कैटेगरी हर है? तरीके के लोग हैं। मतलब ये कोई बहुत ही लो कैटेगरी होते हैं, मिडिल होते हैं? सर देखें, लो कैटेगरी के जो लोग होते हैं ना वो तो उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है ना। भी नहीं है। वो तो रोज जिएंगे, रोज मरेंगे, रोज ठीक है, खाएंगे, ठीक रोबेंगे। वो जो एक सफेद पोश है ना, जी, जी। जो मिडिल मैन जिसको हम सफेद पोश बिल्कुल कहते सही हैं, कह रहे हैं। वो सारे के सारे मुश्किल और परेशानी में, वो नौकरी करने वाला भी है, वो छोटा कारोबार करने वाला भी है, ठीक है ना सर। बात असल में ये है, जब इनकी इंडस्ट्रियां नहीं चलेंगी तो यहाँ ये लोग कैसे अफोर्ड करेंगे? आप ये बताएं ना। वही वाली बात है ना कि बाहर की हुकूमत भी है, घर की हुकूमत भी आपका है। तो रेस्टोरेंट का कारोबार है। सर मैं असल में मेरा जो बेसिकली है वो शिपिंग एंड लॉजिस्टिक का है, ठीक है ना। रेस्टोरेंट का कारोबार शुरू किया था लॉकडाउन के हवाले से, खत्म आपको हो गया। पता है वो सारी सब चीजें फिर तो खत्म मेरे हो ख्याल गई। में जावेद बिलवानी साहब को तो खास तौर पर शिपिंग वालों से दिन रात का वास्ता रहता है, कहते हैं कि कंटेनर नहीं मिल रहे, सर तो जहाज नहीं मिल रहा है। सर ये हमने दिया हुआ किसको है? सब बाहर के लेकर आए हुए ना, हमारी कहाँ है? हमारी अपनी शिपिंग लाइन किधर है? PNSC कहाँ है, कहाँ काम कर रही है? हम तो सब बाहर से लेकर आए, उनको दे दिया। टर्मिनल हमने जो है बाहर वालों को दे दिया, ठीक है ना। फिर हम कह रहे हैं कि डॉलर को पकड़ो, ठीक है ना, कि डॉलर जो है वो बाहर जा रहा है। भाई आप सबको बाहर से लेकर आ रहे हो तो वो पैसा बाहर भेजना भाई, तो वो कैसे भेजेंगे? आपने जो है वो सारी की सारी चीजें जो है वो पॉलिसी इस तरीके से रखी हुई मतलब है। फलाही का जो कर रहे हैं, इनमें जो लोग आते हैं मांगने, मतलब कि मजबूर, उनमें आपको लोगों की तादाद 2019 के बाद से, जब से कोरोना आया उसके बाद से, आपको 20 के बाद से आपको कुछ में तादाद में इजाफा नजर आया? बिल्कुल तादाद में इजाफा ही हुआ है सर। जो तो लॉकडाउन में जो लोग मुश्किल और परेशानी में आ गए थे ना सर, वो तो चलो था ना, एक डिजास्टर था ना, एक ऐसी चीज थी कि उसमें थे। उसके बाद से तो बहुत सारे लोग ऐसे हो गए बिलाल भाई कि जो दे रहे थे ना वो मांगने के ऊपर आ गए। चले, मैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक लेने के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे, तो यकीनी गुफ्तगू सिलसिला को यहीं से जारी रखेंगे। नाज़रीन साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम हकीकत में हम दोबारा हाजिर हैं। वफ़े में जाने से कबल मेरे ये मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने जो बातें की, यकीनी तौर पर बहुत सारी बातें तो ये नहीं कर पाए, लेकिन मेरा अपना ज़ाती राय है कि एक मिलियनर बिलियनर है तो दूसरा मिलियनर है तो दूसरा उससे वो है, लेकिन तमाम के तमाम ताजिर और सनतकार जिस तरह परेशान है, तो उसको देखते हुए जो है, मैं तो एक मामूली सा आदमी हूँ, मैं अभी बड़ा परेशान नज़र आ रहा हूँ कि पता नहीं क्या होने वाला है। खैर, हम मज़ीद देखेंगे कि इसका हकीकत क्या है, लेकिन इस वक्त मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं जनाब मुज़म्मिल असलम साहब। ये माशी तज़्कियाकार हैं और इनसे हम ज़रा सा पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुज़म्मिल असलम साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है जनाब, बिल्कुल। मुज़म्मिल असलम साहब, अभी आपने शौकत तरीन के साथ गुज़िश्ता दिनों आपने प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें आपने मईशत की जो ज़बू हाली है उसके हवाले से गुफ्तगू की। आप क्या समझते हैं कि ये जो डिफ़ॉल्ट का जो एक बहुत ज़्यादा अफवाह फैली हुई है,
तो क्या कोई ऐसे है, ये रूमर सही है या गलत है? देखिए, बात यह है कि हमारे वजीर खजाना साहब एक हफ्ते से अलग अलग टीवी प्रोग्राम्स में आके अब ये कह रहे हैं कि आप मुझसे लिखवा लेंगे, मैं 5 दिसंबर वाले बॉन्ड में डिफॉल्ट नहीं करूंगा। ठीक है। इसका मतलब है कि वो खुद अपने बयान में इंडिया दे रहे हैं कि 5 दिसंबर तक की गारंटी है, 5 दिसंबर की बाद की गारंटी नहीं है। अच्छा। ठीक है, आज स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी, मालियाती पॉलिसी का ऐलान किया, 100 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिए, 1% बढ़ा दिया जी। ठीक है जी। वो उसमें उनका एक पेज की वो समरी है, वो आप उसको पढ़ लें। उसमें उन्होंने 3 बातें कही हैं कि पाकिस्तान में महंगाई के जो तखमीना हमने पहले 18 से 20% लगाया था, जो वजारत खजाना ने 11.5% बजट में दिया था, जी जी, वो अब 21 से 23% हो गया। तो महंगाई की आपको खबर दे दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हमारा करंट अकाउंट खसारा और हमारा जो जीडीपी है वो 2% रहेगा। और उन्होंने कहा मुल्क की मईशत में एक शदीद दबाव है। उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कौम को खबर दी कि हम जो 5 तारीख की अदायगी है वो 2 तारीख को कर देंगे, 3 दिन पहले कर देंगे। ठीक। और हमने रकम का बंदोबस्त कर लिया है। ठीक। हमारा कहने का मतलब ये है कि इस तरह की अदायगियां हमने 22 अरब डॉलर की इस साल कर दी थी, जी। जिसमें से कुल मिला के हमने कोई 4-5 अरब की, यानी अभी भी 16 अरब डॉलर बाकी है। 16 अरब डॉलर का मतलब है कि 7 महीने यानी दिसंबर से लेके जून तक बनते हैं। तो महीने के 2.5 से 3 अरब डॉलर की कर्ज की अदायगी है हमारी। और फिर 3% जो है हमारा, ये कह रहे हैं खसारा है। 3% खसारा का मतलब हो गया कोई 8 से 9 अरब डॉलर, वो चाहिए। तो वो 7 महीने के हिसाब से महीने का 1 अरब डॉलर समझ ले, वो समझ ले आप। तो 3 अरब 3.5 अरब डॉलर महीने के इनको कोई हर महीने दे कर्ज की शक्ल में, तो ये जाके पूरा होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो 5 दिसंबर के बाद उन्होंने बोला ना, 5 दिसंबर मेरे से आप लिखवा लें, मैं ये चाहता हूं कि वो ये बोलें कि मेरे से आप लिखवा लें कि पाकिस्तान को मैंने मुस्तकिल बुनियादों पे दिवालिया के खदशात से निकाल दिया है और उसके पीछे ये इंतजामात हैं मेरे। अब वो क्या कर रहे हैं 3-4 दिन से, वो उल्टा गले में हाल भी हमारे डाल रहे हैं कि जी ये पीटीआई के लोग जो हैं बोल रहे हैं हम दिवालिया हो रहे हैं, उस वजह से जिन्होंने हमें रकम देनी है वो रकम रोक के बैठ गए। अच्छा, अब वो भी हम पे डाल दिया है खुदा, मतलब हम ही सारा कुछ है। मुज़म्मिल साहब बात ये है कि वो तो ठीक है, वो सारी बातें मेरा ख्याल है कि आजकल मीडिया इतना ज़्यादा तरक्की कर गया कि हर आदमी जो है हर बातें सुनता रहता है। आपकी गुफ्तगू भी बहुत लोग गौर से सुनते हैं, इसलिए सुनते हैं कि शौकत तरीन और आपकी गुफ्तगू के एक आप अच्छे माहिर माशियात भी। मेरे साथ बैठे हैं जावेद बिलवानी साहब और रऊफ़ इब्राहिम साहब। रऊफ़ इब्राहिम साहब कुछ बात करना चाह रहे हैं आपसे। मुजम्मिल भाई, मुझे ये बताएं, ये तो तनकीद हो गई जी, उन्होंने कहा जी वजीर खजाना ने ये कहा, ये हो नहीं सकता। मुझे तो हल बताएं कि ये पाकिस्तान का आखिर हल क्या निकले। आप माहिर मईशत हैं तो आप कम से कम हमें हल बताएं ना। हाँ। ये तो बात नहीं हुई कि वो ऐसा था या वो अच्छा था। हम एज ए पाकिस्तानी हम क्या हल निकाल सकते हैं, ये बताएं। साहब, मुझसे अगर आप पूछेंगे कि गंदम से क्या निकलती है तो मैं ये बताऊंगा ना कि आटा निकलता है। जी जी, पूछेंगे मैंने तो वो जो सवाल पूछे हमारे साहब ने, तो मैंने उसी का जवाब नहीं तो सर देखिए आप बात सुने, देखें मेरी बात सुने मुजम्मिल भाई, जवाब देता हूँ। अब उसका जवाब देता हूँ जो सवाल पूछा। जी 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 जी, मैं कोई मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस काम में आए हैं तो फिर उसके पीछे बात भी करना जानते हैं। जी जी जी। देखिए, आपके साथ जावेद बिलवानी साहब है, मेरे ख्याल से ये टेक्सटाइल के ये वो बिजनेसमैन है, जो मैं अगर गलत नहीं बात कर रहा, ये जी जी, बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही पहचाना आपने। ठीक है ना जी। अब ये जावेद साहब से पूछें कि ये 3 अरब डॉलर की रफ्तार से एक्सपोर्ट कर रहे थे, ये ज्यादा दूर की बात नहीं है, अप्रैल मई की बात है। अब इस महीने का इनका जो अक्टूबर का जो एक्सपोर्ट आया है वो 2.45 अरब डॉलर आया, यानी कि 500 मिलियन डॉलर महीने का हो गया, घट गया जी। अगर आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करते तो 6 अरब डॉलर, तो ये सीधा सीधा इन्होंने घाटे का सौदा कर दिया। नंबर 1 किसकी वजह से हुआ है, ये जावेद साहब आपको बताएंगे कि बरामदात क्यों गिर रही है। फिर दूसरा आ जाए तरसीलात पे। तरसीलात जो है वो भी तकरीबन 3 अरब डॉलर महीने के हिसाब से चल रही थी, वो 2.2 अरब डॉलर पे आ गई, यानी कि 800 मिलियन डॉलर महीने का। आप उसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9.5 अरब डॉलर ही होता है।
तो बरामदात और तफसीलात में ही सिर्फ 15 अरब डॉलर आपके घर का नुस्खा था, आपकी घर की सेल थी, आमदनी थी। आपने उल्टी सीधी पाबंदियां लगाकर मुल्क में माशी बदहाली करके, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कर कर अपने फैसले कराने के लिए आपने जो लेफ्ट राइट है मारा। आपको समझ ही नहीं आया, आपने जो है एकदम तेल ज्यादा महंगे रेटों पे मंगा लिया, फिर वो ताकि वो खसारा हमारे खाते में डालें। फिर वो मिफ्ता इस्माइल साहब आए, उन्होंने 6% ग्रोथ को 4% पे झूठ बोला, खसारा 2,500 अरब 9 महीने में छोड़ के उन्होंने ऐलान कर दिया, आते पहले दिन ही 6,500 अरब हो गया। चले मुजम्मिल भाई, इसका जवाब नहीं आया कि अब हल निकालते हैं यार, हम परेशान हैं। हल जो है मेरे ख्याल देखिए, में हम परेशान हैं। हल जो है वो नया इलेक्शन ही है। ये भाई 15 अरब डॉलर ये तो देखो तनकीद पे जा रहा है ना सर, वो आप बात कर रहे हैं कि उनकी तरफ से ये हुआ। मैंने जवाब नहीं आपको समझ आया कि 15 नहीं, मेरे नहीं समझ में, हल बता दें, इसका हल क्या करें हम। अब हल अगर आप ये इशफाक डार से ले लें, जिस दिन हम आएंगे आपको सीधा कर देंगे। सर अब हम आपको लाने के लिए ये बात तो नहीं हुई ना सर, पाकिस्तान हल बना। यही है कि नया इलेक्शन और आपकी हुकूमत। यही बात हुई, बात तो वही खड़े हो ये गए। जावेद बिलवानी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जावेद बिलवानी साहब भाई कुछ मेरी कहना बात तो सुन लो यार, या तो आप बात कर लो 3 उधर बैठ के। जी 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 मुझे फोन पे लिया तो सुन लो मेरी बात। जी, बोले 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 बोलने। 15 अरब डॉलर का मैं कह रहा हूँ नुकसान कर लिया आपने, आप कह रहे हो मैं 15 अरब डॉलर नुकसान कर लिया, तो दूसरी तरफ कर मानता हूँ ये हल नहीं है तो और क्या है। उसके ऊपर रोशन डिजिटल महीने का $300 मिलियन आ रहा था, वो $100 मिलियन पे आ गया, $200 मिलियन वहां से, $2.5 अरब को वो नुकसान कर लिया आपने। अब अगर आप कह रहे हैं कि कर्ज का कोई हल बताओ, तो मैं तो कर्ज नहीं लेने के उसके मूड में। आपको अपना लोन रिस्ट्रक्चर कराना है, अब जाके लोन रिस्ट्रक्चर कराते हुए इनकी जबान में दर्द हो रहा है, सस्ता तेल लेने में इनका मसला हो रहा है। तो अब मैं आप क्या बोलना, आप क्या चाह रहे हैं कि मैं अपनी जेब से पैसे डाल के कर्ज उतार दूं? अच्छा बैठाल, आप चले, बात यह है कि हम गुफ्तगू को यहाँ खत्म करें, लेकिन एक सवाल पूछना है मुझे आपसे, क्या इलेक्शन हो रहे हैं? बिल्कुल, अगर देखें इलेक्शन तो होने ही है, कानून के हिसाब से होने हैं। अब हमने जो 2 दिन पहले सेमिनार किया है, जी जी, मैं अपनी बात यहाँ खत्म कर दूंगा। जी जी एक फॉरेनर था और एक फॉर्मर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का आदमी था। जी, उसने ये कहा कि पाकिस्तान इज लिविंग इन अननोन फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ, जी। और अगले साल सितंबर तक पाकिस्तान वेट नहीं कर सकता इलेक्शन का। अगर आप अगले साल सितंबर तक करेंगे तो इस अननोन की वजह से ना कोई सरमायाकारी करेगा, ना कोई कारोबार में रिस्क लेगा, ना कोई आगे पैसे हाथ ठीक सर, लाएगा। मैं आपको मुजम्मिल भाई एक बात करना चाह रहा हूँ कि अगर चलिए, पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो ये मामला सारे हल हो जाएंगे ना, हमें ये बता रहे हैं आप। भाई 2018-19 में $19 अरब का खसारा था। तो सही है ना, फिर हम कोशिश करें कि पीटीआई को लेके आए। भाई सुन लेना आप, $19 अरब का खसारा था और $6 अरब के स्टेट बैंक के रिजर्व थे। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले स्टेट बैंक के रिजर्व थे आपके $18 अरब। तो $19 अरब के खसारे को कम करके 2 पे ले आए थे। इस साल कमोडिटी सुपर स्पाइक पे उस पर भी मैनेज कर रहे थे, तो एक दफा करके दिखाया है, हवा में बात नहीं कर रहे। ठीक। उस वक्त तो फिर भी हमारे खान साहब पहली दफा हुकूमत में आए थे, अब तो बहुत सीख सिखा दी गए हैं। चले, बहुत शुक्रिया, बेहतरी करके दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये बात मुज़म्मिल असलम साहब थे, माशी तज़कियाकार, जो कि खास खुसूसी मुशीर भी थे सबका पीटीआई की हुकूमत में, शौकत तरीन के वज़ीर ख़ाज़ाना के। बहरहाल जो गुफ्तगू कर रहे थे, उस गुफ्तगू से मेरा ख्याल है कि कोई भी इनकार नहीं कर सकता, जो भी बातें की उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बात की। मैं कह रहा हूँ कि फैसल हमीद साहब से, फैसल हमीद साहब आप बड़े खामोश है, बाकी सब गए। फैसल हमीद साहब, आप मुझे बताइए कि ये जो माशी जो मुज़म्मिल असलम साहब ने बात की, या आपका अपना कारोबार है, इस कारोबार में आपने क्या खोया, क्या पाया अब तक? सर ये तो सुनते चले आ रहे हैं, जो जाता है वो ये कहता है कि यार हमें काम नहीं करने दिया, जो आता है वो ये कहता है कि यार उसने बिगाड़ दिया। यही वाली बात है ना सर, वाली बात यही है कि रौसा वाली बात यही है कि सलूशन क्या है। ठीक है, जो 18 में 19 में उस वक्त अपने दूध और शहद की नहरें बह रही थी, ठीक है ना। बात यह है कि अब क्या है, अब क्या हाल है। देखें उस वक्त भी ऐसा नहीं आप था। हल बता दें, आप हल बताएं। हाँ, सही बताएं। बात हल सर यही है। देखें मैं आपको बताऊं, हल यही है, फैसिलिटीज ने ये सारी जितनी भी जो है ना ये पाबंदियां जो लगी हुई हैं, इसको वो अपने खत्म करें। कौन सी पाबंदियां लगी? देखें सर, ये अभी इन्होंने बोला
सर ये जो इंपोर्ट के ऊपर जो हाल किया हुआ देखिए आप डॉलर ही नहीं है आपके पास, सर, पाबंदी थोड़ी लगा लो, वहाँ से मेरी इतना बात हुआ। मेरी बात डॉलर है ही मेरी नहीं। बात मेरी बात सुनो सर, हम लोग जो है ना वो है मैन्युफैक्चरर, हाँ। सही है ना, हम लोग जो हैं वो अपने चीजें हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना, लेकिन उसका रॉ मटेरियल तो हमें बाहर से चाहिए ना सर, ठीक है, रॉ चाहिए। मटेरियल तो नहीं बनाते ना, वो तो इम्पोर्ट करना है ना, बिल्कुल सही है। तो भाई चीज तो दे हमें, पहले हमें चीज देंगे तो हम एक्सपोर्ट करेंगे ना सर। सारी पूरे काम एक्सपोर्ट की पॉलिसीज के ऊपर ये लग गए, लेकिन किन चीजों को बैन कर दिया जिसकी वजह से एक्सपोर्ट की जो है वो मैन्युफैक्चरिंग होती है। यानी कहीं से कोई बात कोई चीज पॉलिसी तो क्लियर करे ना सर। आपको एक्सपोर्ट अपने क्या नाम है बूस्ट करनी है और इतने परसेंट की करनी है, उतने परसेंट की अच्छा, करनी है। आपको अपने कारोबार में क्या हर्डल्स महसूस मतलब कि तो देखें मेरा जो काम है ना वो है शिपिंग एंड लॉजिस्टिक का काम जी, है, इसमें ठीक है क्या ना hurdles सर? आ रहे हैं? अब बात यह है कि हम जो है वो कोरोना में मैं आपको एक बात बताऊं, एक अपने क्या नाम है इंडस्ट्री ऐसी थी कि जो कोरोना में जो थी ना सबसे ज्यादा बूस्ट के ऊपर गई और वो थी शिपिंग इंडस्ट्री, ठीक है ना सर। जो जिंदगी में शिपिंग लाइनों ने नहीं कमाया वो इस कोरोना में कमाया था, ठीक है ना। $1000 जो था ना वो $10,000 पे चला गया था, $2,000 $20,000 पे फ्रेट चला गया वो तो था। जख्मी आदमी सामने बैठा है। मैं एक बात बता रहा हूँ, देखें सर वो भी टाइम था उस वक्त, लेकिन ये सारी सब चीजों के काम हो रहा था, चल रहा था, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान एक ऐसी अपने कहने में कंट्री थी कि जो एक्सपोर्ट करने के काबिल था, ऑर्डर्स मिल रहे थे, सब काम हो रहा था, दे रहे थे, $10,000 भी दे रहे थे, $15,000 भी दे रहे थे, काम कर रहे थे, वो सारी सब चीजें हो रही थी। लेकिन बात यह है कि उसका आपने इम्पैक्ट क्या चीजें लिया। आज वही फ्रेट नीचे आ गया, वही सारी सब चीजें नीचे आ गई, एक्सपोर्ट पूरा नीचे आ गया। तो बात ये बताए ना कि किस तरीके से हम जो है ना वो अपने सरवाइव करेंगे सर। सिंपल सी बात है फैसल भाई, मैं ये समझाऊं हल किसी के पास नहीं है। तो आप पूछे ना, हमसे तो पूछे सर। एक मिनट पहले जावेद हमने बुलानी साहब हाँ, से पूछें। जावेद भाई पहले। जावेद बुलाएं। ये जो इतनी सारी बातें की आप उससे बिल्कुल मुत्तफिक है, मैं भी मुत्तफिक हूँ, हल क्या है? देखिए हल जो है ना, जब तक आप अपना किबला दुरुस्त नहीं करेंगे हल नहीं मिलेगा। मतलब किबला कैसे दुरुस्त करने करें? का मकसद ये है कि आपको प्रायोरिटी सेट्स करनी पड़ेंगी। जैसे हमारे यहाँ इंडस्ट्री को सेकंड प्रायोरिटी दी गई है गैस के अंदर, ये पूरी दुनिया में नहीं है। आपके हर काम दुनिया से उल्टे हैं। सेकंड नहीं थर्ड है। था सेकंड एक्सपोर्ट को फर्स्ट दिए, फर्स्ट जो है वो उन्होंने Second डोमेस्टिक को दिया, हाँ। सेकंड कमर्शियल को दिया। सेकंड एक्सपोर्ट को, कमर्शियल को और पावर को पावर दिए, को दिए, वही ठीक है मैं ना। तो यूं नहीं है फर्टिलाइजर। असल मामला क्या है, देखिए किबला दुरुस्त करना पड़ेगा। किबला दुरुस्त नहीं करेंगे तो आप कभी भी सही अरे नहीं सर होंगे। वो आपकी बात दुरुस्त है जावेद आज साहब। आज कौन ये किबला दुरुस्त एक करेगा? एक मिनट सुन कौन लो, एक करवाएगा? मिनट सुन लो। कोई तो डंडा उठाएगा ना। यही प्रॉब्लम है ना। प्रॉब्लम यही है कि डोमेस्टिक के अंदर हाँ। आपके मुल्क में खाने को नहीं है जी और आपका डोमेस्टिक के अंदर 150 अरब रुपए का गैस जाया होता है जी UFG की शक्ल बिल्कुल में। चोरी होती है, लीकेज होती है, फिर चोरी भी होती है। आप दे रहे हैं। आज गैस है नहीं और फिर भी गैस के कनेक्शन डोमेस्टिक में दे रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसके पास गैस नहीं है, पानी है नहीं। आप मुझे बताएं इलीगल जगह जिसके टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं है, हाईवे पे जो बनी हुई है, उनके पास पानी भी आ रहा है, गैस भी आ रहा है। उसके कागजात आप ना प्लेज करा सकते हो ना जमानत में दे सकते हो, उधर जा रहा है। आप इलीगल जगह पे आप अपना गैस का कनेक्शन, आप हाउसिंग सोसाइटीज की बात कर रहे हो। बिजली का कनेक्शन नाम लेके लेना दिखा चाहता दें, हाँ नहीं ले सकते, मगर उधर जा रहा है। आप सब चीजें उल्टी हैं। आप मुझे बताएं, सब चीजें उल्टी हैं हमारे मुल्क में। आप दुनिया में बता दें। जावेद बलवानी नहीं, साहब। आर्मी चीफ 15 दिन से अखबार में टीवी में चल रहा है, मीडिया में। दुनिया के किसी टीवी में आर्मी चीफ चेंज होता है, चलता है? हकीकत है, कहीं भी नहीं होता। कहीं भी नहीं चल कहीं रहा भी नहीं, है। ये हर चीज हमारी कहीं उल्टी भी है। नहीं होता। हमारे मुल्क में हर चीज उल्टी है। अब बस एक चीज देखो ना, अभी अब उसमें खुश हो रहे हैं कि कतर के अंदर सिक्योरिटी का निजाम जो है पाकिस्तान के पास है। अरे चौकीदारी का निजाम पाकिस्तान के सुन लें आप पास चीज़ है, उसमें हम खुश हो रहे हैं। उसमें भी सुन लें आप। यार, उसमें भी मेरी बात सुनो। अरे उसमें भी सुन लें आप। 2 लाख मेहनत कशों को कतर ने वहां नौकरी के लिए आपको बुलाया था, आपकी हुकूमत ने सिर्फ 46,000 भेजा। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, मैं तो हमेशा अगेंस्ट हूं कि आपके मुल्क के नौजवान क्यों बाहर नौकरी करने जाएं। आप इधर नौकरियां क्रिएट करो, यहां नौकरी करनी चाहिए, क्यों बाहर जाए? आप क्या बात करते हो यार? बाहर जाए हमारे लेकिन मुल्क अभी के तो लोग, opportunity हमारे थी मुल्क में लोग काम करने आते थे, आज हम जाते। आपने तो जर्मनी को कर्जा भी दिया था भाई तो यही तो मैं कह रहा हूं। तो वो आप जमाना अपने भी- वो जमाना भी था ना। आप अपने आप को उस तरफ लाओ। आपकी सोच क्या होनी चाहिए? 40
कंट्री के लोग कराची में तालीम हासिल करने आते थे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आज हम जाते हैं, यार आप किस चक्कर में लग गए हो, आप इसमें कुछ तो वो कौन सही करेगा? देखो, किबला दुरुस्त नहीं करेंगे, जब तक प्रायोरिटी सही नहीं करेंगे, चीजें सही नहीं करेंगे, तो कभी भी ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। समझे? पहले मुसलमानों में या तो क्या करें, देखिए आपको अगर बैतुल मुकद्दस की देखो, जानिब एक रुक मिनट करके मेरी- नमाज पढ़ते थे। बिलाल सुना भाई, मेरी बात। लेकिन हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किबला जो है वो मक्का की तरफ कर दिया। तो एक जो किबले की तरफ मक्का की तरफ किया उन्होंने बैतुल मुकद्दस से, तो एक लीडर था ना, उसने किया ना, जी हाँ, उसने किया ना। हज़रत तो मोहम्मद अब सल्लल्लाहु अलैहि अब आप ये देखें ना, वो बैतुल मुकद्दस से किबला आपका मक्का की तरफ आया, तो हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया ना। तो सही कह कोई तो होगा जो कि किबला दुरुस्त कराएगा। कौन सर, कराएगा? यहाँ हम सभी आर्मी चीफ लीडर हैं कराएगा? ना। देखिए मैं आपको या हम सभी लीडर हैं। या अमेरिका आके यहाँ सही कराएगा हम सब आपको? लीडर नहीं हैं। नहीं, देखें। क्यों कराएगा अमेरिका? यार आप अपने मुल्क में से निकालो और अपने मुल्क में से होगा, और जब तक मामला ये सही नहीं होगा आपका मुल्क तरक्की नहीं जीरो करेगा। पे प्राइम देखिए मैं आपको बात बताऊं। जी 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 बोले, आपके पास हल है? जी हल है, हल। हाँ हाँ इंशाल्लाह होगा, क्यों नहीं होगा। चलो, कोई बताएं। दुनिया में नामुमकिन होती है कोई चीज़ है? चले बताएं। देखें ये पीटीआई आ गई, कभी हमने कहा ये पीडीएम आ गई। मुझे ये बता दें पीटीआई में कौन से बंदे थे जो नवाज शरीफ वाले थे? नवाज शरीफ वाले वहां चले गए, ऊपर का एक आदमी आता है, नीचे वही कुंभा खराब है, वही के वही 300 हैं, वही के वही लगे पड़े हैं। अब मुझे बताओ, तब्दीली के लिए नई फिजा लाने वाले थे इमरान खान साहब जो भी हैं पीटीआई के, वो कहाँ हैं? कहीं भी नजर नहीं आई। 3.5 साल सब रात देखते लेकिन रहे। इमरान खान के अब दौर में आपका बिजनेस का देखें- ग्राफ ऊपर जा रहा देखें, था। वो टाइम अलग, इकोनॉमिकल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर थी आपकी। इकोनॉमिकल होती थी ना। राइट टाइम पे राइट डिसीजन। देखिए decision दिया। अगर उन्होंने राइट टाइम पे राइट लिया, अब ये गवर्नमेंट को खुद अपना पता नहीं है कि हमने कितने दिन रहना है, और जो डिफॉल्ट कंपनियां होती हैं उससे बिजनेस कौन करता है, तो पाकिस्तान से भी तकालीफ है। अभी हमें एक मिलजुल के हल निकालना चाहिए। इंडस्ट्रीज को प्रायोरिटी देनी चाहिए कि इंडस्ट्री चलेगी तो रोजगार मिलेगा। दूसरा जो गैस की प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें हैं। और जो अभी जो बेरोजगारी बढ़ रही है कि लोग फारिग कर रहे हैं लोगों को, यानी इतना बिजनेस नहीं है। आप माने ना माने। मैं 1 मिनट, मैं फिर फैसल हमीद साहब के भी तरफ जाऊंगा। ये लकड़ी जला के क्यों आप फैक्ट्रियों को चला रहे हैं? कौन सी लकड़ी जल रही है भाई? पूछे इनसे। देखिए मैं आपको एक बात एक बताऊं, वीडियो आई है भाई मेरे पास। छोटी फैक्ट्री ये चल रही है। बदकिस्मती सही बता रहा हूँ मैं आपसे, पूछे। कि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा अरे सर ये सब अपनी बात, मुझे ये बताएं मेट्रोपॉलिटन कि- सिटी है, ठीक है। वहाँ इंडस्ट्री लकड़ियों पे और कोयले पे चल रही है। हम स्टोन एज के जमाने में जा रहे हैं। बिल्कुल। हमारी तो आप- नेगेटिव ग्रोथ हो रही है। लेकिन मैं ये पहले साल देख रहा हूँ कि आप लोग जो नहीं है- नहीं, पिछले साल भी कुछ फैक्ट्रियां आ गई थी। अभी तो कोई 150-200 बॉयलर लोगों ने कोयले और लकड़ी पे कर दिए। मतलब कोयला और लकड़ी पे चला रहे हैं। वो गैस इसलिए कर रहे हैं कि हुकूमत को अपनी माइलेज बढ़ानी है, डोमेस्टिक को गैस देनी है, फर्टिलाइजर को गैस देनी है। इनको एक दफा ऐलान कर देना चाहिए कि पाकिस्तान की तमाम इंडस्ट्रीज से गैस के कनेक्शन काट दिए जाते हैं और सब गैस फ्री देंगे डोमेस्टिक को, तो फिर पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। चल, जी समझे? नहीं है इस तरह तो जो बातें कर रहे हैं ना ये अपने मायूसी जावेद ऐसी भाई, तरक्की करेगा, इस तरह- एक देखो साल मैं में नाराज तरक्की ना हो हूँ जावेद भाई, भी मायूसी तो बहुत फैली हुई है, लेकिन हम बोल रहे हैं ना, रात के बाद दिन आता है और मैं पूरी कब उम्मीद आएगा? इंशाअल्लाह हुक्म रब्बी आएगा। इतने नाउमीदी नहीं करनी है हमने। मैं आपको बात बताऊं, रेत में मूतने से कुछ नहीं उगेगा भाई। ये भी बात मेरी सही है, सुनो। बात तो सही है, कोई मेरी दो तो बात सुनो। नहीं। ये तो जिनसे देखो आप आपने उम्मीदें लगाए बैठे आपने हो। मेरी बात सुनो, उम्मीद तो अब किससे नहीं लगा के बैठे नहीं, हैं। जिससे हम आप रब्बे उम्मीद करीम लगाए से- बैठे हो, वो रब्बे उससे क्या करीम से मिलेगा? हम कह रहे हैं कि मुझसे रब्बे क्या करीम इस मिलेगा? पाकिस्तान की हिफाजत करे, इन मुश्किलात से निकाले, और जो हमारे जो ये सारे सियासतदान जमा हुआ है ना, अल्लाह उनको भी हिदायत दे और इस मुल्क का सोचें। फैसल हमीद साहब, हिदायत के लायक नहीं मुझे तो आपकी इसको कुछ- नाबूद करे। कुछ आपके हिदायत कमेंट्स के लायक चाहिए नहीं है तो इनके देश कि तो भाई नाबूद करे बात भाई। यह है कि आपकी जब बात हमारे मंजूर है। मसाइल मुश्तरका हैं तो हम क्यों नहीं एक हैं? सबसे नहीं, पहले तो हमें एक होना नहीं है, पड़ेगा। एक नहीं है। जो भी बिजनेस करता है, छोटा करे बड़ा करे, कोई भी दरमियाना करे, करे, जी। सबको एक जो है पेश के ऊपर आना पड़ेगा। और बिजनेसमैन के आगे कोई नहीं हिल सकता, कोई चीज नहीं कर सकता। ये इतने टैक्सेस अपने जो है ये जो हमसे ले रहे हैं, हमने ये दे दिया कर्जा, वो दे दिया कर्जा, ये ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, किससे कर रहे हैं? हम लोगों के टैक्सेस से भी कर रहे हैं, और उसके बाद फिर वो कर्जा लेके और फिर अपने कर्जे चुका रहे हैं। हमारे पैसे कहाँ जा रहे हैं? इसका तो कोई हिसाब दे। एजुकेशन बिलाल खत्म, भाई एक सेकंड आप मुझे देंगे इजाजत? एजुकेशन खत्म कर दिया, ठीक है ना? इस्लामिया कॉलेज खत्म कर दो,
ठीक है। हाँ, उसकी बिल्डिंग पे भी अभी सुना है, अभी जो है वो अपने डीजे साइंस कॉलेज की बिल्डिंग डीजे साइंस कॉलेज खत्म कर दो, एजुकेशन खत्म हो गई है, प्राइवेट स्कूल आ गए, प्राइवेट कॉलेजेस आ गए, या प्राइवेट यूनिवर्सिटियां आ गई हैं, ठीक है ना। हेल्थ खत्म हो गया, अस्पताल सारे अपने सरकारी अस्पताल खत्म हो गए हैं, बिजनेस करने वाले जो हैं उनके बिजनेस खत्म कर दो, सब चीजें जीरो कर दो, तो भाई यहाँ से मिलेगा क्या फिर। चले, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, मुझे 1 मिनट रहो भाई, आखिरी जुमला जो भी आप बताना चाहते हैं बोल दें, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, जल्दी बताएं। सर एक होना पड़ेगा बस। बस ठीक जी। रऊफ इब्राहिम साहब क्या कहना मैं तो ये कहूंगा, पहले पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान, और इंशाअल्लाह हुक्म रब्बी, रब्बे करीम इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान की हिफाजत करेगा। मैं उम्मीद मसले का हल निकल जाएगा इंशाअल्लाह। वो कैसे निकलेगा ये नहीं बताया आपने। नहीं, मैं बता रहा हूं ना आपको, अगर ताजिर बरादरी को कराची शहर दे देना खाली कि एडमिनिस्ट्रेटर आप संभालें सब, हाँ। तो मैं बोलता हूँ 65% रेवेन्यू सही आएगा। उनकी बात में इतना वजन है फैसल हमीद के, फैसल हमीद की बात में इतनी वजन कहलेगा पहले एक तो हो जाए, किसी को भी दे ना, अब दे दे हमको, हम चला के दिखाते हैं। 1 मिनट, ये हमारा FPCCI के साबिक सदर हाँ, हाजी सेनेटर हाजी गुलाम अली ये गवर्नर बन गए, केपी के गवर्नर बन गए, अच्छा काम किया है, देर कर गए, अच्छा तो हुआ। अच्छा हुआ ना, ताजिरों को उन्होंने इन्वॉल्व तो कर दिया ना कि गवर्नर अभी इसी ने कहाँ है? बिठाया कराची कि में आप तो कुछ ट्रेनिंग नहीं। हासिल करो। कराची में तो लावारी से कहा था, क्यों? वो है ही कहाँ? कामरान टिसोरी कौन है? कौन? कामरान टिसोरी गवर्नर सिंह अरे कौन है? हाजी साहब देखें, भाई साहब देखें, ऐसी बातें हाँ? ना करें जो हमारे मुंह से ना, गलत निकल जाए। देखिए, बात बात ऐसी ना करें सर। ही इज बिजनेसमैन। नहीं, बिजनेसमैन है, फिर? लेकिन हम कुछ और बात कर रहे हैं, आप कहीं और लेके जा रहे हैं। आप कह रहे थे आपको भी मस्ती बहुत है ना, ज्यादा। आप कह रहे हैं ना कि कराची शहर को हवाले कर दो ताजिरों के। मैं बोल रहा हूँ दे दो। ताजिर वारिस है कराची का, मैं आपको बता दूं। हटिए ना, कराची का अगर वारिस आपको कराची रेवेन्यू लावारिस से ना नहीं मिले। है, कराची का वारिस ताजिर है। जल्दी से 1-2 अल्फाज बस जल्दी से। देखिए कराची को अगर इसका हक दिया जाएगा ना तो ये मुल्क सही हो जाएगा। नासिर बाप ने देखा कि सारी बीते, लेकिन ये जो बात आखिर में बात की ना कि कराची को हक दो, तो मैं चलते चलते एक बात बता दूं कि 80 अरब रुपए की जो ड्यूटी हासिल होती है केपीटी से, उसमें 1.25% जो है वो सेस यानी कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हर साल हुकूमत जो है मुख्तस करती है, जिसमें कि 20 से 22 अरब रुपए बनते हैं। 88 में से तकरीबन जो है उनके 20 से 22 अरब रुपए बनते हैं कराची के हर साल। नहीं 88 अरब कराची के बनते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन वो आज हो तक गया है। 88 अरब क्या 8 अरब भी आज तक कराची को नहीं मिले, तो कराची को हक कौन देगा? सबसे बड़ी मिसाल तो ये। बिलाल हसन को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त के अल्लाह हाफ़िज़।